सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभागाद्वारा आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण मराठी विषयाच्या कथा लेखन उपयोजित लेखनाच्या कथा लेखन हा घटकाचा अध्ययन करूया. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हमारे उपयोजित लेखन भाग में प्रश्न क्रमांक 5 में अ और आ ये दो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग आ विभाग का देखेंगे. आ विभाग में हमारे पास 3 प्रश्न आते हैं. प्रश्न 5, खालील कृती सोडवा. कोणत्याही 3 प्रश्न में से आपको कोई भी 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, आणि प्रत्येक प्रश्नासाठी 5 गुण तुम्हाला देण्यात येईल. यातील 3 प्रश्न आहेत जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन. या तिन्ही प्रश्नांसाठी 5-5 गुण असून तुम्हाला 2 कृती सोडवायचा आहे आणि टोटल तुम्हाला 10 गुण याच्यासाठी मिळतील. चला आपण सुरुवात करूया कथा लेखनचा. प्रथम आपण हे समजून घ्यावा की कथा लेखन म्हणजे काय. एखादी घडलेली घटना किंवा प्रसंग आकर्षक रीतीने कथा रूपात सांगणे म्हणजे कथा लेखन होय. इसका अर्थ है कि किसी भी घटना को अथवा प्रसंग को आकर्षक तरीके से लिखना उसे हम कहते हैं कथा. ठीक है, अब आकर्षक तरीके से मतलब जैसे कि इसमें आप पात्र डालेंगे, आप इसमें घटना वो संवाद लिखेंगे, तो किस तरह का हम लोग उसको आकर्षक बना सकते हैं, ये चीज हम लोग कथा लेखन में करते हैं. अब वो कोई भी घटना हो सकती है, चाहे वो घटना करंट टॉपिक पे हो सकता है या फिर कोई स्टोरी हो सकती है पुरानी, जैसे कि अपने कोई राजा, जैसे बचपन में हम लोग कहानियां सुनते हैं, दादा दादी के हम लोग कहानियां सुनाते हैं, तो वो कहानियों को हम लोग किस प्रकार सुनते हैं कि एक राजा था, ऐसा पूरी हम लोग रूपरेखा उसकी सुनते हैं, तो हमारे मन में कैसे वो कल्पना आने शुरू हो जाती है कि वो राजा कैसा रहा होगा, वो राजा ऐसा था, उसके 4 बच्चे थे, रानी थी. तो ये सब चीजें हम लोग जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमारे सामने, आंखों के सामने आने लगती है. तो हमारी कथा इस तरह प्रभावी होनी चाहिए कि सामने वाला जब आपकी कथा सुने तो कहीं ना कहीं उसके मन में उसकी कल्पना वो होनी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए कल्पना आनी. ओके, तो कथा लिखने के पहले जो हमने कुछ बातों को ध्यान रखना है, तो आज यहाँ पे हम देखते हैं कि कथा लेखन के लिए सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है. ठीक है, कुछ ऐसी पॉइंट्स है, ऐसे वो है जो जिसके आधार पे हम लोग को कथा लिखना लेखन करना है. ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमारा पॉइंट है कथा बीज. कथेची केंद्रवर्ती पात्र म्हणजे कथाबीज. या सूत्रामध्ये कथा, कथेतील पात्रे, प्रसंग, संवाद इत्यादि गोष्टी गुंफल्या जातात. अब ये जो केंद्रवर्ती सूत्र मतलब सेंट्रल जो हमारा है, सेंट्रल पॉइंट, मतलब आपकी स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी सेंट्रल पॉइंट के आधार पे ही हम लोग इसमें पात्र देखते हैं, प्रसंग देखते हैं और संवाद भी डालते हैं. किस प्रकार हमारा कथा बीज कैसा, उसी प्रकार से हमारा संवाद, प्रथम प्रसंग और पात्र भी निर्धारित होते हैं. और ये इन्हीं सबको मिला के हमारी कथा एक प्रभावी कथा बनती है. तो एक तरह से कथा बीज हा कथेचा गाभा असतो, तो कथेचा प्राण असतो. हमारी कथा का वो एक प्राण है, मतलब उसके बिना कथा आपकी प्रभावी हो ही नहीं सकती. तो ये कथा बीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट, कथेची रचना. जब हम कथा लिखना शुरू करते हैं, जेव्हा तुम्ही कथा लिहायला सुरुवात करतात, तर तुम्ही कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात घेतात. कथेला प्रारंभ, मध्य व शेवट असावा. मतलब आपकी जब कहानी आप लिखोगे तो उसमें उसका प्रारंभ होना चाहिए, मध्य होना चाहिए, मध्य मतलब उसका मिडल पार्ट, एंड शेवट, शेवट मतलब उसका एंड. तो वो सारी चीजें आपकी आकर्षक होनी चाहिए. जैसे कोई अगर आपकी स्टोरी पढ़ता है, आप एग्जाम में लिखते हो या फिर क्लास में लिखते हो, तो जब कोई आपकी स्टोरी पढ़े तो वो स्टोरी पढ़ते ही उसके सामने ये चीजें आ जानी चाहिए कि किस प्रकार आपको उसको आकर्षक तैयार करना है. ठीक है, कथेचा प्रारंभ आकर्षक असावा. आपका प्रारंभ जो है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए. कथेची भाषा साधी व वाक्य छोटी असावीत. आप जब कहानी लिखोगे तो बहुत बड़े शब्दों का हमें इस्तेमाल, बहुत बड़े बड़े या फिर बहुत लेंदी वर्ड्स का या फिर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस का हमें यूज नहीं करना है. आप अपनी कथा को छोटे छोटे वाक्यों द्वारा और एकदम सिंपल भाषा द्वारा भी अपनी कथा को आप लिख सकते हो.
मजकूर उत्कंठा वाढवणारा असावा, उसका जो मजकूर होगा, जो उसका मेन पार्ट होगा वो उत्कंठा वाढवारा, मतलब उसका इंटरेस्ट, सामने वाले के मन में इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि हाँ ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको हमें आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। आणि कथा नेहमी भूतकाळात लिहावी, कथा हमेशा हमें भूतकाल में लिखना है, पास्ट टेंस में। इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक राजा होता, त्याचे 2 मुलगे होते, तो ये ऐसे करके हमें कहानी को हमेशा भूतकाल में ही लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है घटना व पात्रे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कथा का। कथा बीजाला घटना व यांची रचना करावी, पात्रे व घटना यांची, मतलब जिस प्रकार का आपका कथा बीज है त्याच अनुसरून पात्रे व घटना यांची रचना करावी, और उसी के आधार पे आपके पात्र व आपकी घटनाएं भी होनी चाहिए। जो भी आप कहानी लिखोगे उसी के अनुस्वरूप, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इसमें घटनाएं भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके पात्र भी होने चाहिए। पात्र, घटना व स्थळांची वैशिष्ट्ये बारकान काव्यानिशी चित्रदर्शी पद्धतीने वर्णन करावी, मतलब आपका जो कथा बीज है, जो आपकी घटना है, जो आपके पात्र होंगे, वो इस तरह से हो ताकि सामने वाला जब पढ़े तो उसका चित्रदर्शी पद्धति ने वर्णन करावी, मतलब उसका चित्र उसकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए कि वो आपने जैसे कहानी बताई, कोई भी आपने कहानी ली, तो वो कहानी जब सामने वाला पाठक पढ़ता है तो उसके सामने उसकी एकदम कल्पना आ जानी चाहिए मन में कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, राजा ऐसा रहा होगा, उसके बच्चे ऐसे रहे होते, त्यांचे मुलं खूप कामचोर होते, जो भी ऐसे जो चीजें आपकी हैं वो सारी उसके आंखों के सामने, पाठक के सामने रूपारित हो जानी चाहिए। मतलब वो उसकी कल्पना में एकदम हो जाए कि हाँ उसकी कल्पना उसकी आंखों के सामने आ जाए। संवाद, जैसे हम लोग का हिंदी में कहानी पढ़ते हैं, मराठी में कहानी पढ़ते हैं, तो आप जैसे जैसे कहानी पढ़ते हो तो उसकी कहीं न कहीं आपकी कल्पना आप लोग उसकी शुरू कर देते हो कि ऐसा रहा होगा, ऐसा ऐसा राजा रहा होगा, ऐसे बच्चे रहे होंगे, ऐसी रानी होगी, तो ये सब चीजें हम लोग कल्पना द्वारा देखने लगते हैं। संवाद व भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा लेखन का है, कथा लेखन का। कथेसाठी जो परिसर निवडला असेल, शहरी, ग्रामीण, त्यानुसार पात्रांच्या तोंडी भाषा वापरावी, पात्रांमधील संवादाने कथा खुलती, मतलब जो भी परिसर, परिसर से मतलब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग किसी राजा की कहानी लिखते हैं तो उसका परिसर कैसा होगा, राजमहल का होगा। किसी किसान की कहानी लिखते हैं तो उसका परिसर कैसा होगा, गांव का होगा। तो उस हिसाब से आपको उनकी पात्रों की तोंडी भाषा, मतलब जो अगर आप डायलॉग उसमें डालते हो तो उसकी भाषा भी उसी अकॉर्डिंग, परिसर के अकॉर्डिंग ही आपकी होनी चाहिए। पात्रांमध्ये संवादाने कथा खुलते, मतलब जिस प्रकार के पात्र आप लेते हो और जिस प्रकार की उनकी वो होती है, भाषा होती है, उसी भाषा के आधार पे आपकी कहीं आपका कहानी का जो कथा है वो धीरे-धीरे खुलने लगता है। संवादात योग्य विराम चिन्ह वापरावी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप अगर संवाद डालते हो उसके अंदर तो आपको उसमें कहीं न सही जगह पे आपका विराम चिन्ह जरूर होना चाहिए। जैसे अगर आपने बोला राजा ने ऐसा बोला, हे त्या ऐसा त्याचा करायचा नहीं, मतलब उन्होंने क्या बोला, ऑर्डर दिया है, तो आपको उस हिसाब से विराम चिन्ह इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपका अवतरण चिन्ह कहाँ यूज करना है, द्विवेदी अवतरण चिन्ह कहाँ लगाना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, सारी चीज, स्वल्प विराम कहाँ यूज करना है, तो वो सारी चीजें आपको उस कथा में दिखानी होंगी। ग्रामीण भाषा, विविध बोली भाषा यांचा सहजपणे वापर करावा। जैसे हम लोग जानते हैं ग्रामीण भाषा में अलग अलग प्रकार की बोली भाषाएं होती हैं, तो उन बोली भाषाओं का सहज रूप से आपकी कहानियों में इस्तेमाल होता है। तसेच वाक्प्रचार व म्हणी ही कथेत वापरता येतात, और आप उस बोली भाषा को दिखाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए इसमें वाक्प्रचार, वाक्य प्रयोग, जैसा हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, मुहावरे और मणि मतलब कहावतें, कहावतों और मुहावरों का भी आप अपनी कथा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान देने पर आपकी कथा बहुत ही प्रभावी और बहुत ही आकर्षक बन सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शीर्षक व तात्पर्य। शीर्षक बहुत, अभी कितनी बार ऐसा होता है हमारी कहानियों में, ज्यादातर ऑलमोस्ट हमारी कहानियों में हमें शीर्षक नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो शीर्षक और तात्पर्य आपकी कहानी में आना बहुत जरूरी है। कथेचा आशय व मूल्य ज्यातून व्यक्त होईल असे शीर्षक कथेला द्यावे, मतलब आपका जो कथा का शीर्षक होगा, टाइटल, उसे इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, जो टाइटल होगा वो टाइटल आपका आशय व मूल्य, मतलब आपकी कहानी का आशय क्या है, आपकी कहानी का मेन भावार्थ क्या है, आपकी कहानी में भाव क्या है, वो व्यक्त होना चाहिए। आप किस मूल्य को इस कहानी के द्वारा सिखाना चाहते हो, कौन सा मूल्य आप देना चाहते हो, मूल्य मतलब वैल्यू, सीख, आप कौन सी सीख देना चाहते हो, ये सीख भी
आपकी इस कथा के द्वारा, शीर्षक के द्वारा पाठक के सामने आना चाहिए. तर कथेतून मिळणाऱ्या नेमका संदेश, मूल्य किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण आशयाच्या आधारे तात्पर्य लिहावे. कथेतून मिळणारा नेमका संदेश मतलब आप इस कहानी के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मूल्य देना चाहते हो, किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण मतलब आपका जो वैशिष्ट्य क्या विशेषता आप दिखाना चाहते हो पाठक को, तो वो आपके तात्पर्य पे डिपेंड होता है. आप तात्पर्य जब लिखोगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कहानी में लास्ट में, आपने इस कहानी से क्या सीखा. जैसे हम लोग कौवे की कहानी सुनते हैं, कौवे और कंकर डाल के उसने कैसे पानी को ऊपर लाया, तो उस कहानी के द्वारा हमने क्या सीखा, तो वो सीख, वो तात्पर्य हमें लास्ट में कहानी के अंत में लिखना इम्पोर्टेंट है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में हमें किस किस प्रकार से कहानियां दी जाती है. ठीक है, ये जो हमारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 तरह की कहानी के हमें प्रकार दिखाई देते हैं. तो इन चारों में से कोई भी एक प्रकार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक एक डिटेल, एक एक वन बाय वन हम लोग एक एक मुद्दे के बारे में पढ़ते जाएंगे कि किस किस प्रकार से कहानी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, और उसी हिसाब से हम लोग उदाहरण के द्वारा अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पे पहला दिया है कथा बीजावरून कथा लेखन. कथा बीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कथा बीज का मतलब कथा का आशय, कथा का मूल, सेंट्रल पॉइंट. तो उस सेंट्रल पॉइंट आपको दे सकते हैं और उसी आधार पे आपको कहानी लिखनी होगी. फिर दूसरा है मुद्द्यावरून कथा लेखन. मुद्द्यावरून कथा लेखन में आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे. जैसे अभी यहाँ पे दिया, एक मुलगा होता, त्याची आई कामावर जायची, त्याला शिकायची खूप आवड होती. तो ऐसे ऐसे करके आपको मुद्दे देंगे और उन्हीं मुद्दों के आधार पे आपको अपनी कथा पूर्ण करनी है. दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन. अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, 4 से 5 शब्द आपको मिलेंगे और उन शब्दों के आधार पे आपको कहानी लिखनी होगी. जैसे कि यहाँ पे परी, सोनेरी परी, ठीक है, श्रीमंत व्यक्ति, वरदान, वर मांगले. तो ऐसे करके आपको 4 से 5 शब्द मिलेंगे और उन शब्दों के आधार पे आपको कहानी लिखनी होगी. चौथा पॉइंट है हमारा. चौथे पॉइंट को देखो मैंने एक ही में डाला है क्योंकि दोनों कहानियां, दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से सिमिलर हैं. कथेच्या पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब शुरुआत, देऊन उत्तरार्ध शेवट लिखने. मतलब आपको एग्जाम में कहानी जो कथा लेखन होगा, कथा लेखन का शुरुआत आपको दिया जाएगा और आपको उत्तरार्ध लिखना है, मतलब आपको उसका अंत करना है. शुरुआत आपको पूरा देंगे एक पैराग्राफ का और इसके बाद एक पैराग्राफ से 2 पैराग्राफ आपको इसका शेवट लिखना है, एंड लिखना है. फिर इसका है सेकंड, कथेच्या उत्तरार्ध. मतलब आपको इसका उल्टा दे सकते हैं कि कथा का उत्तरार्ध मतलब शेवट आपको दे सकते हैं, एंड दे सकते हैं. आणि देऊन पूर्वार्ध शुरुआत लिखनी और आपको उसका शुरुआत लिखना है. ठीक है, तो दोनों तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट में दिया है कि आपको पहले दे सकते हैं, शुरुआत देंगे आपको अंत लिखना है, या फिर अंत देंगे आपको शुरुआत करनी है. तो इस तरह से आपको ये 4 प्रकार से कहानियां एग्जाम में पूछी जाती हैं. 4 में से कोई भी एक आपको दिया जाएगा, जो भी इसमें से आप कोई भी एक तरह से तैयारी कर सकते हैं. और एक ही आपको तैयारी तो लगभग चारों की करनी होगी क्योंकि कौन सा आपको एग्जाम में पूछा जाए ये नहीं कहा जा सकता. और उसके पहले एक बात, एक मेन पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि कथा लेखन से, कथा लेखन करने का सबसे, जो हमारे कथा लेखन हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत हार्ड पड़ता है. मराठी में कथा लिखना, हिंदी में तो हम लोग कितनी कहानियां लिख लेते हैं, लेकिन मराठी में हमें कथा लिखना थोड़ा हार्ड पड़ता है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है. आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक को आप लोग को बार बार रीडिंग करना है कि जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपको राइटिंग का प्रैक्टिस होगा. जैसे आप लिखने जब बैठोगे कथा, तो आपको नए नए शब्द आएंगे कि हाँ मुझे इसके बाद ये शब्द डालेंगे. कि हमारे सामने प्रॉब्लम यही आती है जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता अरे इसको मराठी में क्या बोलेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसका रूपरेखा कैसे तैयार करूं, इसको पैराग्राफ कैसे बनाऊं. ठीक है, समझ में पूरी आ जाती है. हम लोग जैसे पॉइंट पढ़ते हैं, मुद्दे पढ़ते हैं, तो हमें कहानी दिमाग में आ जाती है. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वो कहानी हम लोग मराठी में लिख नहीं पाते. ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है और कम से कम 1 से 2 कहानी आप डेली रीड करो और राइट करो, उसको लिखो. जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने ज्यादा आपको सेंटेंस फ्रेम करना आएगा, वाक्य रचना आपको आसानी से आ पाएगी कि हाँ इसके बाद मुझे ये लिखना चाहिए, ऐसे लिखूंगा तो मेरी कहानी इतनी आकर्षक बनेगी, इतनी प्रभावी बनेगी. बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे वाक्य उनका इस्तेमाल करके आप अपनी कहानी को लिख सकते हो. चलो अब हम लोग एक एक
कथा लेखन के प्रकार को हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो पहला हमारा था कथा बीजावरून कथा लेखन। जैसा हमने देखा था, पहला हमारा कथा बीज मतलब कथा का आशय जो था, कथा का सेंट्रल पॉइंट के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पुढील कथा बीजावरून कथा लिहा। अब आपको ऐसा एग्जाम में दिया जाएगा कि पुढील कथा बीजावरून कथा लिहा। कथा बीज, एक जमीन मालकाने घर बांधायचे ठरवले. ठीक आहे. त्यासाठी त्याने त्या जमिनीवर असलेले झाड तोडायचे ठरवले. झाडावर पक्ष्याचे घरटे होते. पक्षाने युक्ती केली आणि ते झाड वाचवले. अब देखो आपके दिमाग में थोड़ी सी कल्पना आ गई होगी. ये कथा क्या है? एक जमीन मालिकाने घर बांधायचे ठरवले. एक जमीन का जो मालिक था उसने उस जमीन पर घर बनाने का निश्चय किया. त्यासाठी त्याने त्या जमिनीवर असलेले झाड तोडायचे ठरवले. अब वो घर बनाने के लिए उसने क्या सोचा कि उस जमीन पे जितने भी झाड़ हैं वो मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि बिना झाड़ तोड़े घर बन नहीं पाएगा. तो उसने सोचा कि मैं झाड़ यहाँ से हटा के वहां पे अपना घर बनाऊंगा. झाडावर पक्षाचे घरटे होते, लेकिन उस झाड़ पर पक्षियों का घोंसला था. घरटे मतलब घोंसला. पक्षाने युक्ती केली आणि ते झाड़ वाचवले. अब उनको ये टेंशन आ गया कि अगर ये पेड़ टूट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे. छोटे छोटे बच्चे, उनके छोटे छोटे उनके जो बच्चे वो थे, वो बच्चों को लेके वो कहाँ जाएंगे. हम तो वो है, जैसे अभी अब हम लोग अपने आप आपको देख सकते हैं कि जब हम लोग अपना हमारे घर में रहते हैं और अगर अचानक हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ जाए तो कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि हम अपने बच्चों को लेके अपना घर छोड़ के अपना काम धंधा छोड़ के कैसे जाएंगे. क्योंकि अभी बहुत सारा हुआ था कोरोना काल में, हमने सारी चीजें, बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना हमने कोरोना काल में किया. चलो अब इसकी हम लोग स्टोरी देखते हैं कि ये स्टोरी कैसा बना. जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि तात्पर्य और उसका शीर्षक, तो हमारे सामने शीर्षक आ गया है. क्या शीर्षक दिया है हमने? पर्यावरण हाथ ईश्वर. मतलब ये जो कहानी है वो पर्यावरण के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार हम लोग पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्यों पर्यावरण जरूरी है, या फिर क्यों हम लोग को झाड़ जरूरी है, ये हम लोग इस कहानी में देखते हैं. अब ये कहानी कैसी है? नारायण नावाचा एक जमीन मालक होता. अब हमारे सामने पहला पॉइंट था कि एक जमीन मालक होता, त्याचे जमिनीवर घर बांधायला ठरवले. ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे उस जमीन मालिक को एक नाम दे दिया. क्या नाम दिया हमने? नारायण. त्याने एकदा घर बांधायचे ठरवले. एक बार उन्हें निश्चय किया कि मैं घर बनाऊंगा. पर त्याच्या जमिनीवरील झाड होते. लेकिन जो वो जमीन थी उसकी, उस जमीन पे क्या थे? झाड़ थे. ते त्याने तोडायचे ठरवले. अब घर बनाने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं इस झाड़ को तोड़ देता हूँ, तब यहाँ पे अपना अच्छा सा एक घर बनाऊंगा. ही बातमी त्या झाडावर वरील चिमणीला कळली. अब ये बातें उस झाड़ पर रहने वाले छोटे छोटे चिमणी मतलब पक्षी, चिड़िया, चिड़िया को पता चली. तिला खूब दुःख झाले. अब जाहिर बात है कि अगर किसी का घर टूटने वाला होगा तो उसको कितना दुख होगा. तो ये जब सुना चिड़िया ने कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ. कारण त्या झाडावर तिचे घरटे होते. और दुख का कारण क्या था उसका? कि उस झाड़ पे उसका घोंसला था आणि त्या घरट्यात तिची चिमुकले पिल्ले होती और उसी झाड़ पर उसके छोटे छोटे बच्चे थे. तिची एक मैत्रीण होती. उसकी एक दोस्त थी. मैत्रीण मतलब दोस्त, सखी, फ्रेंड. कोमल तिचे नाव. उसका नाम था कोमल. चिमणी भुरकन उडाली, कोमलच्या अंगणात गेली. वो तुरंत, जब उसके सामने ऐसा टेंशन आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो तुरंत वो कोमल के पास गई आणि त्याच्या अंगणात आली, गेली. अंगणात मतलब उसके घर के आंगन में वो गई. कोमलच्या लक्षात आले. अब कोमल को उसने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हम कहाँ जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊंगी. सारी चीजें उसने अपनी प्रॉब्लम कोमल को बताई. चिमड़ी खूब घाबरली होती. अब कोमल को ये बात समझ में आ गई और चिमड़ी, उसने देखा कि जो चिमड़ी है, वो चिड़िया है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है. चिमणीने सगळी हकीकत सांगितली और चिमड़ी ने अपनी सारी सच्चाई उसको बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम उसके सामने हुआ, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितना दुख है वो उसको, वो सारा उसने प्रॉब्लम कोमल को बताया. कोमलने विचार केला. तिचे बाबा सरपंच होते. अब कोमल ने एक उपाय सोचा कि कुछ तो करना होगा. अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम लोग पक्षियों को इस तरह बेघर होते नहीं देख सकते, उनको इस तरह, छोटे छोटे बच्चों को बेघर होते नहीं देख सकते, मरता नहीं देख सकते. तो उसने क्या किया कि कोमल ने विचार केला. तिचे आई बाबा सरपंच होते, उसके जो पिता थे वहां गांव के सरपंच थे.
ती धावतच बाबांकडे गेली. ती बाबांना म्हणाली, वो भाग भाग के बाबा के पास गई और बाबा से बोली, बाबा नारायण काका घर बांधत आहे। अब जैसा देखो हमने कहा था कि अगर आप संवाद लिखते हो कहानी में तो संवाद पे आधारित आपका विराम चिन्ह का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा बाबाकडे ती बाबांकडे गेली ती बाबांना म्हणाली। अब म्हणाली के बाद यहाँ पे क्या लग गया? स्वल्प विराम लग गया। ठीक है, वो बाबा के पास गई और उसने बाबा से कहा। कहा करने के बाद हमने वहां पे स्वल्प विराम लगाया। अब जहां से हमारा डायलॉग शुरू हो रहा है, हमारा संवाद शुरू हो रहा है, वो सारे संवाद हमने दुहेरी अवतरण चिन्ह में डाला है। देखो आप देखो दुहेरी अवतरण चिन्ह आपको दिख रहा होगा इसमें। बाबा नारायण काका घर बांधत आहेत त्यासाठी ते हा बाबा नारायण काका घर बांधत आहेत त्यासाठी ते झाड तोड़णार आहेत। अब पूरा समस्या हमको बताई अपने बाबा को कि बाबा नारायण काका जो है वो घर बनाने वाले हैं और वो घर बनाने के लिए वहां के जो झाड़ हैं वृक्ष हैं वो तोड़ने वाले हैं। त्यांना झाड़ तोड़ू देऊ नका। अब उसने बोला कि बाबा आप किसी भी तरह उनको झाड़ तोड़ने मत दीजिए। अब क्या क्या प्रॉब्लम होगी अगर झाड़ टूटते हैं तो? झाडे संपली तर पाऊस पडणार नाही। अगर टूट जाएंगे तो वहां पे बारिश नहीं हो पाएगी। शेती पिकणार नाही। माणसांना गुरांना झाडांना पानी मिलना नहीं और खेती नहीं होगी। मनुष्यों को जानवरों को और झाड़ों को पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि मालूम है अगर आपको आपने पढ़ा है कि वृक्ष जो होते हैं वो बारिश को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो बारिश होना मुश्किल है, नामुमकिन है। बारिश होगी नहीं और बारिश नहीं होगी तो बारिश के द्वारा न मिलने से पानी का कितनी समस्या हमारे सामने आ सकती है। खेती नहीं होगी, हमें पानी नहीं मिलेगा, जानवरों को, इंसानों को, वृक्षों को, किसी को भी पानी नहीं मिलेगा आणि सगळ्यांचे हाल होतील और सबकी दुर्दशा, हाल मतलब यहाँ पे दुर्दशा, सबकी दुर्दशा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा संवाद खत्म हो गया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। कोमल के बाबा नारायणकडे गेले। अब ये सारी समस्या सुनने के बाद, प्रॉब्लम सुनने के बाद कोमल के जो बाबा थे वो नारायण के पास गए। ते नारायणला म्हणाले, नारायण तू घर कुठेही बांध परंतु एकही झाड तोड़ता कामा नये। तुमको जहां घर बनाना है बनाओ लेकिन एक भी झाड टूटना नहीं चाहिए। झाडे तोडलीस तर मी तुझ्यावर कार्यवाही करेन और अगर तुमने झाड़ तोड़े तो मैं इसके अगेंस्ट में, इसके लिए तुम्हारे ऊपर कार्यवाही करूंगा। मतलब तुम्हारे पे, तुमको पनिशमेंट दिया जा सकता है, तुम्हें शिक्षा मिलेगी। ठीक है, आप शिक्षा मतलब मराठी में इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दंड। ही बातमी करताच चिमणीला खूप आनंद झाला और इसका प्रभाव नारायण पे हुआ। ठीक है, और उसने झाड़ तोड़ने का जो निश्चय था वो छोड़ दिया। ही बातमी करताच चिमणीला खूप आनंद झाला और ये बात चिमणी को जैसे ही पता चली उसे बहुत खुशी हुई। तिने प्रेमाने आपल्या पिल्लांना जवळ घेतले और उसने बहुत प्यार से अपने सारे बच्चों को अपने पास ले लिया। ये हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब हमें इसका तात्पर्य लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे शीर्षक लिखा था पर्यावरण हाच ईश्वर, अब उसी प्रकार इसी कहानी के आधार पे हमें एक तात्पर्य देना है। ठीक है, अब तात्पर्य हमें, अब जैसे हमने कहानी में पढ़ा, पूरी कहानी झाड़ पे डिपेंड थी कि झाड़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो उसी आधार पे हम अपना तात्पर्य बनाएंगे। अब यहाँ पे तात्पर्य हमने क्या लिखा है? कधीही झाडे तोडू देऊ नका। कभी भी आप झाड़ तोड़ने मत दीजिए। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट था कथा बीजावरून कथा लेखन। अब दूसरा हमारा है मुद्द्यांवरून कथा लेखन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे और उस मुद्दे के आधार पे आपको कहानी लेखन करना है। देखो यहाँ पे आपको मुद्दे दिए गए हैं। खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा लेखन करा आणि इथे तुम्हाला काही मुद्दे दिले जातील आणि त्या मुद्द्यावर आधारित तुम्हाला कथा लिहायची आहे। मुद्दे बघा, म्हातारा शेतकरी, म्हातारा मतलब बूढ़ा, एक बूढ़ा शेतकरी, शेतकरी का मतलब किसान। मुल्लांना जवळ बोलावणे, उससे अपने सारे बच्चों को अपने पास, जवळ मतलब पास, बोलावले मतलब बुलाया। शेती स्वाधीन, खेती उनके अधीन कर दी। शेतकऱ्यांचे मरण,
शेतकऱ्याचे मरण और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुष्कर से द्रव्य, बहुत सारा पैसा। जमीन खणणे, जमीन की खुदाई करना। पुष्कर पीक, बहुत सारे अनाज। मुलांच्या लक्षात येणे, बच्चों को ध्यान में आया, मतलब बच्चों को एक सीख मिली। अब आपको कहानी आपके दिमाग में थोड़ी बहुत आ गई होगी। किसान है, उसके बच्चे हैं, उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसने अपने सारा खेत लीजिए बच्चों को दिया और कहा कि यहाँ पे बहुत पैसा है। जमीन खोदा गया, बहुत अनाज हुआ। बच्चों को दिमाग में बात आई कि क्या हमें बाबा कहना चाहते थे। अब हम लोग इसको पूरा कहानी के रूप में लिखते हैं। हमारा शीर्षक आ गया है शेतकरी आणि त्याचे मुलगे। एकदम सिंपल, कुछ नहीं आपको करना है, बस खाली छोटा सा एक सिंपल सा आपको टाइटल दे देना है, शेतकरी आणि त्याचे मुलगे। हम लोग के पॉइंट में आ गया था, शेतकरी है, बच्चे हैं, ठीक है। तो आप इसको सीधा सिंपल लिख सकते हो, शेतकरी आणि त्याचे मुलगे, किसान और उसके बच्चे। एक म्हातारा शेतकरी अगदी मराव्यास टेकला। एक बूढ़ा शेतकरी किसान था जो कि एकदम मरने की अवस्था में आ चुका था। तेव्हा त्याने आपल्या सगळ्या मुलांस जवळ बोलावून सांगितले। उसने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा। अब देखो यहाँ पे हमारा फिर से शुरू हो रहा है विराम चिन्ह लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने विराम चिन्ह सांगितले की, जैसे हम लोग कोई चीज लिख बोलना शुरू करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्वल्प विराम लगाते हैं। मुलांनो, मी माझी सगळी शेते आणि बागा तुमच्या स्वाधीन करत आहे। बच्चों, मैं अपनी पूरी खेती और बाग तुम्हारे स्वाधीन, मतलब तुम्हारे अधीन करना चाहता हूँ, तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ह्या जमिनीत कोठेतरी पैसा पुरवलेला असून तो हाथभर जमीन खडली असता मिळेल। अब उसने क्या कहा, इस जमीन में कहीं न कहीं बहुत सारा पैसा अंदर गाड़ के रखा हुआ है, छिपा के रखा हुआ है। इतके बोलून तो शेतकरी मरण पावला। इतना ही बोलते ही जो किसान था उसकी मृत्यु हो गई। त्याच्या मुलास वाटले की आपल्या बापाने पुष्कळचे द्रव्य शेतात कोठेतरी पुरून ठेवले असावे। ठीक है। अब उनके बच्चों को इतना ये लगने लगा कि हमारे बाबा ने इस खेत में कहीं न कहीं ढेर सारा, पुष्कर मतलब ढेर सारा, पुष्कर से द्रव्य, ढेर सारा पैसा इस खेत में कहीं न कहीं छिपा के रखा है। मग ते द्रव्य मिळवायच्या इच्छेने त्यांनी सगळी शेते चांगली खोल करून पाहिली और उस द्रव्य की लालच में, उस द्रव्य की इच्छा में उन बच्चों ने क्या किया, पूरी खेती को, पूरे खेत को उन्होंने अच्छे से खन डाला, मतलब पूरा उनकी एक तरह से पूरी जुताई कर दी। परंतु द्रव्य सापड़ले नहीं। इतनी मेहनत की उन्होंने द्रव्य पाने के लिए, पैसे पाने के लिए, लेकिन कोई भी पैसा उन्हें नहीं मिला। तथापि जमीन चांगली खणून निघाल्यामुळे त्या वर्षी शेतात पुष्कळ चांगले पीक आले। लेकिन अच्छे से जमीन की खुदाई करने के कारण उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई थी और उस बारिश से उस खेत में बहुत अनाज पैदा हुआ। ते पाहताच आपल्या बापाच्या सांगण्याचा अर्थ काय होता हे त्या मुलांच्या चांगले लक्षात आले। अब ये देखते ही हमारे बाबा उस दिन क्या कहना चाहते थे मरने के पहले, इसका अर्थ क्या था, वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। व त्यानंतर त्यांनी जमिनीची चांगली मशागत करण्याचा क्रम चालू ठेवला और उसके बाद से उन बच्चों ने अच्छे से खेती करना, अच्छे से जमीन की देखभाल करने का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारी कहानी खत्म हो गई। जैसा कि हमने यहाँ पे शीर्षक दे दिया है शेतकरी आणि त्याचे मुलगे। अब हमें अगला क्या देना है, तात्पर्य। अब तात्पर्य क्या दिया है हमने, प्रत्यक्ष पैसा मिळाला म्हणजे द्रव्य मिळाले असे समजू नये। कि हर बार सीधे रूप से पैसा मिलना ही द्रव्य में पैसा मिलना है, ये समझना गलत है। मतलब कभी कभी इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा कुछ काम भी कर सकते हैं जिससे हम लोग पैसे पा सकते हैं। लेकिन उसने क्या कहा था बच्चों को कि बहुत पैसा है, ठीक है। और उन्होंने क्या सोचा, पैसा है मतलब कहीं पे खेत के अंदर उन्होंने पैसा गाड़ के रखा है, ये सोच के उन्होंने पूरा खेत को खन डाला था। धान्य पुष्कळ मिळाले तर तीही संपत्तीच होय। लेकिन अगर अच्छी अनाज आपको हो, अच्छा खेती आपका हो, तो वो ही आपके लिए सच्ची संपत्ति है। असे समझास हरकत नहीं, और ये समझना गलत नहीं होगा, ठीक है।
और आप इसमें एक और शीर्षक तात्पर्य लिख सकते हो कि जैसे अगर आपको ये नहीं लिखना है, आपने पहले अगर ये कहानी पढ़ी है तो आप इसमें एक और शीर्षक डाल सकते हो, एक ही से बढ़ एकता में बल। ठीक है, ये भी आप इसमें डाल सकते हो। इसमें थोड़े से और पॉइंट आप डाल सकते हो कि बच्चे बहुत झगड़ाते, ते खूप एकमेकांशी भांडण करत असे, इसे पॉइंट आप एक इसमें डाल के आप इस पे नया एक शीर्षक दे सकते हो, एक ही से बढ़। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट, जिसमें कि आपके जिसके आधार पे आपने आपको मुद्दे दिए गए थे और उस मुद्दे के आधार पे हमने ये कहानी तैयार की। तो बस आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, सारे वाक्य कैसे हैं, एकदम छोटे छोटे वाक्य हैं। तो आपको वाक्य रचना बहुत ही छोटी छोटी करनी है, लेकिन जितना आप उसको वाक्य रचना छोटी करोगे उतना आपकी गलतियां कम होगी, क्योंकि जितना आपको, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग होना। रीडिंग जितना अच्छे से आप करोगे उतना अच्छे से आपका वाक्य रचना आप बना सकोगे और उतनी ही प्रभावी और आकर्षक आप कहानी लिख पाओगे। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन। अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए जाएंगे, ठीक है, उन शब्दों के आधार पे आपको कथा लेखन करना है। कुछ 4 से 5 शब्द आपको मिलेंगे, उन शब्दों से आपको कहानी लेखन करना है। देखो, पुढील शब्दांना एकत्र गुंफून सुंदर कथा तैयार करा। अब देखो यहाँ पे 5 शब्द आपको दिए हैं, ठीक है, उन 5 शब्दों पे आपको कहानी तैयार करनी है। जैसे हमारे यहाँ पे आप दिए हैं कुछ शब्द, श्रीमंत, परी, सोन, स्पर्श, पुतड़ा। ठीक है, ये 5 शब्द आपको मिले हैं। श्रीमंत मतलब अमीर, परी जैसा हम लोग जानते हैं परी, सोन मतलब सोना, स्पर्श मतलब टच, और पुतड़ा मतलब स्टैचू, मूर्ति बन जाना। ठीक है, तो ये 5 शब्द आपको दिए हैं और इन 5 शब्दों के आधार पे आपको अपनी कहानी तैयार करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने, अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सोनेरी स्पर्श। थोड़ा सा जैसे पॉइंट हमारे पास क्या थे, श्रीमंत, परी, सोन, स्पर्श, पुतड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग में ये आ गया होगा आइडिया कि परी बोला है, सोना बोला है, स्पर्श भी बोला है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ रहा होगा कि जिससे सोन स्पर्श के कुछ रिलेटेड हमें कहानी दिख रही है। देखो यहाँ पे सोनेरी स्पर्श, अब हमने टाइटल दे दिया है सोनेरी स्पर्श, मतलब किसी भी चीज को अगर आप छुओ तो वो सोना बन जाए, उसको हम लोग कहते हैं सोनेरी स्पर्श। जैसे आपको यहाँ पे हाथ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब इसको देखो, एक शब्द आपको मिला था श्रीमंत। ही गोष्ट एका लोभी श्रीमंत माणसाची आहे। अब उस श्रीमंत पे हमने क्या कर दिया कि एक ये कहानी जो है एक लालची, लोभी मतलब लालची, श्रीमंत माणसाची आहे, अमीर इंसान की है। एकदा वाटेत त्याला परी भेटली। दूसरा हमारा शब्द क्या था, परी। एका एकदा वाटेत त्याला परी भेटली, एक बार रास्ते में उसे एक परी मिली। परीचे केस झाडाच्या फांद्यामध्ये अडकले होते। परी के जो बाल थे वो झाड़ था, झाड़ के शाखाओं में फंस गया था। फांद्या मतलब शाखाएं, ब्रांचेस। पैसे कमावण्याची ही नामी संधी आहे असे सॉरी असा विचार करून त्याने परीला मदतीच्या बदल्यात एक वर मागितलं। अब जब इसने परी को प्रॉब्लम में देखा, समस्या में देखा, तब उसके मन में एक विचार आया, पैसे कमावण्याची ही नामी संधी आहे, पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा मौका है ये, असा विचार करून त्याने परीला मदतीच्या बदल्यात एक वर मागितलं। उसने परी को मदद करने के बदले एक वर मांगा, एक वरदान मांगा। तो म्हणाला, मी ज्याला स्पर्श करीन त्याचे सोन्यात रूपांतर झाले पाहिजे। और उसका डिमांड क्या था कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वो सोना बन जाए। देखो यहाँ पे डायलॉग आ गया है, संवाद आ गया। तो मढ़ाला मी, अब मी से देखो आप दुहेरी अवतरण चिन्ह यहाँ पे शुरू किया है, और रूपांतर झाला पाइजे मतलब यहाँ पे हमारा संवाद खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया, दुहेरी अवतरण चिन्ह से बंद कर दिया। त्याची ही इच्छा कृतज्ञ परीने मान्य केली।
उस बेचारी परी ने अच्छी परी ने उसकी इस इच्छा को, कृतज्ञ मतलब बहुत ज्यादा वो करने वाली अच्छी परी जो लोगों पे उपकार करती है, तो उस उपकारी परी ने क्या किया, उसकी उस डिमांड को मान लिया, उस बात को, उसकी इच्छा को उसने मान लिया. लोभी मनुष्य त्याला मिळालेल्या नवीन वराविषयी आपल्या मुलीला आणि बायकोला सांगण्यासाठी घराकडे धावला. अब उस लालची व्यक्ति ने परी के द्वारा मिले हुए उस वरदान के बारे में आपल्या मुलीला, अपनी बेटी को आणि बायकोला और पत्नी को सांगण्यासाठी घराकडे धावला. बताने के लिए जल्दी जल्दी वो घर की तरफ भाग रहा था. धावने मतलब भागने. सगळा वेळ दगड गोट्यांना स्पर्श करून सोन्यात रूपांतर करीत रहेगा. और पूरे समय वो जो जो रास्ते में पत्थर पड़ रहे थे, जो चीजें पड़ रही थी, सारी चीजों को छूते हुए वो सोना बनाते ही वो जा रहा था, क्योंकि उसके मन में इतना लालच आ गया था कि जितना ज्यादा मैं सोना बना दूंगा उतना ज्यादा मैं अमीर हो जाऊंगा. तो घरी आला तेव्हा त्याची मुलगी त्याच्याकडे धावत येऊन त्याला बिलगली. जैसे ही वो घर पे आया, उसकी बेटी भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लग गई. तो तिला कडेवर घेरण्यासाठी खाली वाकला और उसने अपनी गोद में लेने के लिए, उस बच्ची को गोद में लेने के लिए खाली वाकला, वाकला मतलब नीचे झुका. मुलीला त्याचा स्पर्श होताच मुलीचे रूपांतर सोनेरी पुतळ्यात झाले. देखो कितना बड़ा उसके साथ वो हो गया. जैसे ही उसने बेटी को उठाने के लिए झुका, बेटी को स्पर्श किया, जैसा वरदान मिला था ना उसे कि जिस चीज को भी छुएंगे वो सारी चीज क्या हो जाएगी, सोने की हो जाएगी. तो उसने अपनी बेटी को स्पर्श किया और बेटी भी सोने के पुतले में बदल गई. त्याला त्याची चूक लक्षात आली आणि नंतर तो मनुष्य परीने दिलेला वर मागे घेण्यासाठी तिला शोधू लागला. अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ. चूक मतलब भूल. भूल का एहसास हुआ और उस दिन से फिर वो उस परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि वो परी मिल जाए और अपने जो उन्होंने वरदान दिया था वो वरदान वापस ले ले, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था. उसकी बेटी वो बन चुकी थी, मूर्ति बन चुकी थी और वो अपनी बेटी को फिर से जीवित अवस्था में लाना चाहता था. ठीक है, तो ये हमारा एक तात्पर्य हमें मिला है. लोभीपणा अधोगतीला कारणीभूत असतो. अत्यधिक लालच हमारे विनाश का कारण बन सकता है. अधोगति मतलब विनाश हमारा. जो अगर हम लोग बहुत ज्यादा लालच करते हैं तो उस लालच के द्वारा किस प्रकार हमारा विनाश हो सकता है, ये चीज हमने इस कहानी में सीखी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक कहानी के 3 प्रकार पढ़ लिए कि किस किस प्रकार से आपको कहानी पूछी जा सकती है. एक बार फिर से हम लोग रिवाइज देखते हैं कि कौन कौन से हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं. ठीक है, पहला हमारा था जथा बीजा वरुण कथा लेखन. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, आपको ऐसे पॉइंट दिए जाएंगे, उसमें आपको क्या करने हैं, 2-3 लाइनें दी जाएंगी. उन लाइनों के आधार पर जब आपका जो मेन है वो पूरा आपका आशय होगा, तो इस आशय के आधार पर, इस सेंट्रल पॉइंट के आधार पर आपको कहानी लिखनी है. ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि हमें तात्पर्य लिखना है, उसका तात्पर्य के साथ साथ हमें क्या देना है, शीर्षक देना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने शीर्षक दिया था पर्यावरण हाच ईश्वर. फिर यहाँ पे हमने तात्पर्य लिखा कधीही झाडे तोडू देऊ नका. फिर दूसरा हमने पढ़ा मुद्द्यांवरून कथा लेखन, मतलब मुद्दों के आधार पे आपकी कहानी किस प्रकार बना सकते हैं. हमारे सामने मुद्दे थे. ठीक है, इन मुद्दों के आधार पे हमने अपनी कहानी तैयार की. 2 से 3 पैराग्राफ में आपको कहानी लिखनी है. जैसा कि आपको 80 से 90 शब्दों तक आपकी कहानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा बहुत बड़ी आपको कहानी नहीं लिखनी है. फिर यहाँ पे हमने तीसरे पॉइंट में देखा दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन. आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों के आधार पे आपको कहानी, जैसे हमने यहाँ पे 5 शब्द मिले थे, उन 5 शब्दों के आधार पे हमने कहानी तैयार की. ठीक है, ये हमारी कहानी थी. यहाँ पे हमने उसका शीर्षक दिया था सोनेरी स्पर्श, और यहाँ हमने तात्पर्य लिखा लोभीपणा अधोगतीला कारणीभूत असतो. लेकिन आपको बच्चों ये बात ध्यान में रखनी है कि कहानी जितना भी आप रीडिंग करोगे मराठी का, उतनी अच्छे से आप कहानी लिख सकोगे, क्योंकि रीडिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को आप बार बार रीड करो. एटलीस्ट एक डेली आप एक स्टोरी भी अगर आप लिखते हो और पढ़ते हो तो आपका स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. कि ये मराठी का जो हमारे हिंदी मीडियम में मराठी जो है बहुत ज्यादा हमें वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है लिखना. लेकिन अगर आप कंटिन्यू रीडिंग करते हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये इस आधार पे आप अपना कहानी को
लिख सकते हो और उतनी ज्यादा आपकी कहानी आकर्षक बन सकती है और प्रभावी बन सकती है। ठीक है, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे के जो पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो मिस, हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस, कोई भी कहानी में तात्पर्य लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, कंपल्सरी तात्पर्य लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तात्पर्य ओके का मिस, आपको। थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। टीचर, ये कहानी मराठी का कोई लेसन है कि आप ये सिखा रहे हो कहानी कैसे बनाते हैं? बेटा ये लेसन से आपका नहीं है, आपके लेसन में भी तो कहानी होती है। बस आपको ये हाँ। हाँ, आपको ये सिखाया गया है कि आप अपने हिसाब से कैसे कहानी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग लेसन में तो कहानी पढ़ते हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे सीखा कि हमने अपने शब्दों में हम कहानी किस प्रकार लिख सकते हैं। हाँ टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, तात्पर्य का क्या अर्थ है? तात्पर्य का अर्थ होता है सीख, वैल्यू, संदेश। आप इस कहानी के द्वारा क्या सीखे हो, आपने इस कहानी में क्या सीख ली है। ठीक है, आपने मोरल क्या लिखा है, इसका क्या सीखा आपने कहानी में। यस टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, आपने अभी हम लोग को 2 तरीके का मुद्दा बताया, 3 तरीके का, हाँ कि एक पैराग्राफ में आता है और दूसरा हाँ हम लोग को हाफ लाइन का आता है हाँ और एक एक वर्ड का भी आता है। टीचर, जो पैराग्राफ में आता है उसको पूरा पैराग्राफ बीच लाइन में डालना पड़ता है? नहीं नहीं, आपको कैसे, अब आपने जैसा ये फर्स्ट वाला बोला ना कि पैराग्राफ दिया जाएगा, कथा बीजा पर आपने कहा पूछा, यस ठीक है। टीचर। तो कथा बीज में क्या होगा, आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं होगा, इस पूरे कहानी का आपको एक बोलते हैं ना सेंट्रल पॉइंट है कि इसी के आधार पे आपको कहानी बनानी है। ये पूरा सेंट्रल पॉइंट है, वो उसका पूरा कथा का वो नहीं है। तो सेंट्रल पॉइंट आपको दिया जाएगा और सेंट्रल पॉइंट से आपको रिलेटेड स्टोरी बनानी है। तो ये पूरा आपका शॉर्ट में कहानी है, एक तरह से वो शॉर्ट में कहानी है। तो उस शॉर्ट को आपको थोड़ा डिटेल में करना है। हेलो, और क्वेश्चन है बच्चों? अरे हाँ। हेलो मिस। हाँ बेटा, हेलो। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मिस, आपने बहुत ही अच्छा समझाया, मुझे सब समझ में आ गया। थैंक यू। और मुझे भी आशा है कि आप लोग को अच्छे से अच्छी कहानी आप लोग एग्जाम में लिख सकोगे। हाँ, तो एक शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे पहला हमने देखा कि कहानी होती क्या है, ठीक है। तो कहानी को हमने समझा कि कहानी कैसे हमें एक्चुअल में होता क्या है, कहानी कैसे लिखना है। तो कहानी को हमें लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, तो हमने इसमें कथा बीज, कथेची रचना, घटना व पात्रे, संवाद व भाषा और शीर्षक व तात्पर्य, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान देते हुए, इन मुद्दों को ध्यान देते हुए हमें कहानी लिखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हमें कथा लेखनाचे प्रकार, मतलब हमें एग्जाम में किस किस तरह से कहानियां पूछी जाती हैं, तो उसको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग उदाहरण के द्वारा हमने पढ़ा। जैसे इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, कथा बीजावरून कथा लेखन, फिर मुद्दावरून कथा लेखन, दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन, आणि लास्ट पॉइंट था कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिखणे आणि उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिखणे, ठीक है। इसके बाद हमने कथा बीजावरून लेखन को एक एक पॉइंट को हमने एग्जाम्पल के साथ देखा कि किस प्रकार आपको कथा बीज दिए जाएंगे, फिर किस प्रकार आप उसमें कहानी लिख सकोगे स्टोरी को, फिर कैसे हमें शीर्षक लिखना है, कैसे हमें उस पर टाइटल देना है, कैसे हमें उसका तात्पर्य लिखना है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा था जैसे मुद्दावरण कथा लेखन। मुद्दावरण कथा लेखन के आधार पे हमने देखा कि कैसे कैसे आपको मुद्दे मिलेंगे और उन मुद्दों के आधार पे, मतलब जब भी आप स्टोरी लिखते हैं तो वो मुद्दे जो आपके हैं उस कहानी में आपके आने चाहिए। जो जो मुद्दे आपको दिए जाएंगे वो सारे मुद्दे आपकी कहानी में इंक्लूड होने चाहिए।
ठीक है। तो इस पर हमने कहानी देखी थी शेतकरी आणि त्याचे मुलगे, ठीक है। फिर बाद में हमने इसका तात्पर्य देखा था की हमेशा पैसा ही, जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष पैसा मिळाला म्हणजे द्रव्य मिळाले ऐसे समझू नये, कि सीधे सीधे आपको पैसा मिले उसको ही पैसा समझना जरूरी नहीं है। आपको आपके अनाज, आपके अनाज ही आपकी सही संपत्ति हो सकते हैं। फिर तीसरा हमने देखा था दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन। जैसे आपको हमने 5 शब्द दिखाए थे कि यहाँ पे 5 शब्द आपको दिए जाएंगे और 5 शब्दों के आधार पर मेन शब्द आपको श्रीमंत, परी, सोन, स्पर्श, पुतड़ा, उसके आधार पे हमने कहानी लिखी कि किस प्रकार एक आदमी था, उसका सोनेरी स्पर्श, उसने वरदान मांगा, फिर किस प्रकार उसने बहुत लालच किया, उसके लालच का उसको क्या परिणाम मिला, और वही परिणाम हमने यहाँ पे तात्पर्य में लिखा कि लोभीपणा अधोगतीला कारणीभूत असतो। ठीक है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार से पढ़ा कि 3 प्रकार किस प्रकार हम लोग कहानी लिख सकते हैं। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा तो अगले लेक्चर में हम लोग आगे के मुद्दे उसके बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।